हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है मदरसों को लेकर, जहां पर 9417 हिंदू बच्चे मदरसे में पाए गए हैं। दोस्तों, हुआ बड़ा खुलासा, बताएंगे क्या है पूरी सच्चाई। साथ ही साथ अंबाला में आतंकवादियों का लेटर बम, कहा अपने जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। कई रेलवे स्टेशन को भी उड़ाने की दी है धमकी, जिसके बाद मच गया हड़कंप। साथ ही साथ G7 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों, हर एक भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश में निरंतर विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां 1755 मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पाए गए हैं। जहां बड़ा खुलासा सामने आई पूरी सच्चाई। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसे से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन मदरसों से हिंदू बच्चों को निकाल लिया जाए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे मदरसे मिले हैं जहां पर हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जा रही है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया है कि मध्य प्रदेश में 1755 यानी 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार से इसे तुरंत सुधारने का अनुरोध करता हूं। ऐसे में दोस्तों, जब स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इस्लामी धार्मिक शिक्षा ही दी जानी चाहिए मदरसों में, उसके बावजूद भी हिंदू बच्चों का पाए जाना वाकई में अगर आपको भी चौंकाने वाली बात लगती है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि मदरसों में हिंदू बच्चों का होने का कोई अर्थ निकल कर सामने नहीं आता है। आपकी इस पर राय तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, अपने जिहादियों के मौत का बदला जरूर लेंगे। जी हां, अंबाला में आतंकियों का लेटर बम, कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी। दरअसल जम्मू कश्मीर में हालिया 3 आतंकी वारदातों के बाद एक बार फिर आतंकवादियों ने देश में कई हमलों को अंजाम देने की धमकी दी है। अंबाला रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले की धमकी भरा खत मिला है। आतंकी हमले की धमकी के खत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने का जिक्र किया गया है। धमकी के खत के मुताबिक पंजाब का गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर है। खत के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई रेलवे स्टेशन भी आतंकवादियों के निशाने पर है। खत में लिखा गया है कि हे खुदा मुझे माफ कर, जम्मू कश्मीर में अपने जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। जी हां, आतंकियों ने लेटर में आगे लिखा है कि हम ठीक 21 जून को जम्मू के रेलवे स्टेशन कठुआ, पठानकोट, ब्यास, भटिंडा रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देंगे। हम ठीक 23 जून को कटरा, वैष्णो देवी शिव मंदिर, अमरनाथ मंदिर, श्रीनगर के लाल चौक, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, हिमाचल के कई मंदिरों को बम से उड़ा देंगे। इस बार जम्मू कश्मीर, पंजाब को खून से रंग देंगे, तभी खुदा मुझे माफ करेगा। खुदा हाफिज, ऐसा लिखा है दोस्तों इस लेटर में, जिसके बाद भारत के सिक्योरिटी महकमे में हड़कंप मच गया दोस्तों। ऐसे में हर तरीके से इन जगहों को सुरक्षा दी जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन इन आतंकवादियों के मंसूबे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लगातार धमकियां दे रहे हैं। लगता है इनको जवाब मिले बहुत दिन हो चुका है भारत से। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? मोदी सरकार से आप लोग क्या विनती करना चाहेंगे इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, G7 देशों ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा तोहफा। हाई स्पीड रेलवे के साथ यूरोप से सीधे जुड़ेगा अपना भारत। जी हां, G7 शिखर सम्मेलन में बतौर आमंत्रित सदस्य शामिल होना भारत के लिए बेहद ही लाभकारी साबित हुआ है। G7 देशों ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके जरिए भारत को अब सीधे हाई स्पीड रेलवे के जरिए यूरोप से जोड़ने पर सहमति बनी है। इससे पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक भारत का व्यापार कई गुना तक बढ़ जाएगा। बता दें कि G7 के अंत में 7 औद्योगिक देशों के समूह ने विज्ञप्ति जारी करके भारत, पश्चिम यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे ठोस बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को आगे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को सड़क मार्ग के अलावा हाई स्पीड रेलवे के साथ भी जोड़ने का प्लान तैयार किया है। यह विज्ञप्ति शुक्रवार शाम को लग्जरी रिजॉर्ट बोर्गो एग्नाजिया में प्रथा के तौर पर पारिवारिक फोटो के बाद जारी की गई। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें, G7 शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो में बीच में दिखाई दिए नरेंद्र मोदी जी। जी हां, बाइडन नीचे खड़े दिखाई दिए। लोगों ने कहा हर भारतीयों को ये फोटो देखकर होगा गर्व कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। आपको बता दें, दरअसल G7 शिखर सम्मेलन की एक फैमिली फोटो निकलकर सामने आ रही है। इटली में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इन सब के बीच इन सब के
अलावा इस सम्मेलन की एक फैमिली फोटो काफी चर्चाओं में आ गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि G7 का सदस्य ना होते हुए भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दबदबा कायम है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर साझा करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, बवाल मच गया। लोग जमकर इसकी पॉजिटिव तरीके से चर्चा करने लगे और भारत के दुश्मन चिढ़कर बौखला उठे। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर बीचों बीच खड़े हुए दिखाई दिए, जबकि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी खुद नीचे वाली लाइन में खड़ी थी। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी नीचे खड़े हुए नजर आए हैं। इनके साथ अन्य देशों के प्रमुख भी दाएं बाएं खड़े दिखाई दिए, लेकिन एकदम ठीक सामने, ठीक बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दिए, जो कि दिखाता है कि भारत ने इन सभी देशों को हर तरीके से जोड़कर रखा हुआ है और भारत G7 का सदस्य न होते हुए भी अपना दबदबा इन देशों के ऊपर काबिज किए हुए है। वाकई में दोस्तों, इस पिक्चर ने जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और भारत के लिए एक नया आसमान तैयार कर दिया। ऐसे में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा दोस्तों, और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, भारत को G7 में बुलाए जाने पर पाकिस्तानियों को लगी है तगड़ी मिर्ची। एक्सपर्ट ने सुना दी खरी खरी। ऐसे में भारत की जहां इज्जत हो और पाकिस्तान उस पर कमेंट ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, खुद पाकिस्तानी कहते नजर आ रहे हैं कि हम इस लायक ही नहीं है कि हमको इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत मिल सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को यानी आज अपनी पहली विदेश यात्रा से लौट भी आए हैं, इंडिया आ चुके हैं। G7 को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान है। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके देश को क्यों नहीं बुलाया जाता। पाकिस्तान से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट साजिद तरार ने इस मुद्दे पर पत्रकार कमर चीमा से बात की। इस पर साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अपने ब्लॉक में है, उसका नाम है डॉलर ब्लॉक, जहां से पैसे मिल जाए वहां हम रहते हैं। हमारी चीन से कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमरान खान ने CPC को लगभग खत्म कर दिया था, ऐसे में हमारा कोई ब्लॉक है ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि G7 में मेलोनी हीरो बनकर उभरी है। यूरोप में लोग दुनिया भर से आ रहे लोगों से परेशान है, इसी कारण वहाँ वामपंथ कमजोर हो गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ उसी देश में जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ से कुछ पैसा मिल सकता है, वहाँ से कुछ भीख मिल सकती है। इसीलिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है। सुपर पावर कंट्रीज तो कभी भी पाकिस्तान को इनवाइट करते ही नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ गिने चुने देशों में ही जाता है, वो भी जबरदस्ती जाता है, ना कि उसको बुलाया जाता है। चाइना या फिर अरब कंट्रीज में ही पाकिस्तान का रिलेशन है, वो भी जबरदस्ती का रिलेशन, आप सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि जिन कंट्रीज के नाम तक नहीं जाने जाते वहां से भारत का बुलावा आता है। ऐसे में इसका सबसे बड़ा श्रेय आप लोग दोस्तों किसको देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दें, हमारे लोगों को तुरंत वापस भेजिए। जी हां, रूसी सेना में भर्ती अपने नागरिकों पर भारत हुआ सख्त। दोनों देशों में तनाव की वजह बन रहा है मुद्दा। बता दे, भारत सरकार रूसी सेना में सिक्योरिटी हेल्पर्स के तौर पर भर्ती हुए और यूक्रेन युद्ध में मारे गए पंजाब के 2 लोगों के शव वापस लाने की तैयारी और कोशिश कर रही है। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शवों को काफी वापस लाने में अभी काफी समय लग सकता है, क्योंकि उन्हें संघर्ष क्षेत्र से निकालना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती दोनों देशों के बीच एक तनाव का मुद्दा बन गया है। रूस का रुख इस पर अच्छा नहीं है। रशिया की ओर से इस साल की शुरुआत में ऐसे रंग रूटों को तत्काल वापस भेजने के भारतीय अनुरोधों का जवाब नहीं दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह एक कड़ा बयान जारी करते हुए मांग किया है कि रूसी अपनी सेना में भारतीय नागरिकों की किसी भी भर्ती पर रोक लगाए, क्योंकि ऐसी गतिविधियां दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए अच्छी नहीं है। रशिया में 2 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद के बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली ने इस मामले को मॉस्को के साथ दृढ़ता से उठाया है और रूसी सेना के साथ मौजूद सभी भारतीयों की शीघ्र रिहाई और वापसी की मांग की थी। दोस्तों, यही ब्यूटी है अपने भारत की, जहां घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी अपने देश से खिलवाड़ नहीं करता है अपना भारत। जहां नागरिकों के ऊपर सवाल उठता है, भारत वहां पर कड़ा एक्शन लेता है। कोई मैटर नहीं करता कि आपका उस देश के साथ में कैसा रिलेशन है। और यही चीज आज भारत को आगे लेकर जा रही है, ना कि पाकिस्तान की तरह कि आप किसी देश के कर्ज के तले दब जाते हैं, उसके बाद अपने देश के रक्षा करने के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज गर्त में जा चुका है और सीना तान कर अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता पाकिस्तान। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, रूसी संपत्ति जब्त की तो G7 देशों को होगा भयंकर नुकसान। जी हां, पुतिन के ग्लोबल टाइम्स की बहुत बड़ी धमकी। जी हां, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने जब्त रूसी संपत्ति से यूक्रेन को कम से कम $50 बिलियन का ऋण देने पर सहमति जताया है। ये ऋण को फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों को पर ब्याज से उत्पन्न राजस्व से वित्त पोषित किया जाएगा, लेकिन वे उन निधियों की मूल राशि को जब्त नहीं
करेंगे। G7 देशों के इस फैसले पर रशिया के सरकारी मीडिया ने कड़ी चेतावनी दी है। रूस का ग्लोबल टाइम्स कहे जाने वाले स्पुतनिक समाचार एजेंसी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर G7 देशों ने रूसी संपत्ति से यूक्रेन को कर्ज दिया तो उन्हें $83 बिलियन का नुकसान हो सकता है। ये पैसा इन G7 देशों ने रूसी अर्थव्यवस्था में निवेश किया हुआ है। तो वहीं बता दें, चीन के कब्जे के खिलाफ नेपाल ने लिया स्टैंड। 18 साल बाद बीजिंग में करेगा बात, क्या नए प्रोटोकॉल पर मानेगा ड्रैगन। बता दें, नेपाल और चीन 18 साल बाद सीमा विवाद पर वार्ता करने के लिए बीजिंग में मिल रहे। ये बैठक 25 जून को दोनों देशों के विदेश सचिव स्तरीय वार्ता से कुछ समय पहले होने जा रही है। नेपाली मीडिया आउटलेट काठमांडू पोस्ट ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमृत राय के हवाले से बताया है कि संयुक्त विशेषज्ञ समूह की बैठक 19 और 20 जून को होगी, जिसका नेतृत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक प्रकाश जोशी करेंगे। नेपाली प्रतिनिधिमंडल में विदेश, गृह, रक्षा, भूमि प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालयों के साथ साथ बीजिंग स्थित नेपाली दूतावास के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी कर लाई गई करोड़ों की हेरोइन हुई जब्त। सीमा पार से हेरोइन की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में सुरक्षा बलों ने 12 किलो हेरोइन जब्त किया है। पुलिस ने बताया है कि यह हेरोइन उस वक्त जब्त की गई जब इसे ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से राजस्थान में तस्करी की जा रही थी। एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि बीएसएफ और पुलिस ने जिले के अनूपगढ़ और समेजा कोठी पुलिस थाना क्षेत्रों से हेरोइन की 2 खेप बरामद किया है। उन्होंने बताया कि आज सुबह अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में कैलाश चौकी के पास गाँव में ड्रोन की आवाज सुनने के बाद बीएसएफ जवानों ने गोलीबारी की। इसके बाद संयुक्त तलाशी के दौरान बीएसएफ जवानों और पुलिस कर्मियों को 6 किलो वजन के हेरोइन के 2 पैकेट मिले हैं। पुलिस के मुताबिक हेरोइन की कीमत 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। साथ ही साथ बता दें, ताइवान की सीमा में घुसे 12 चीनी विमान, 15 दिन में 125 बार लड़ाकू जहाजों को किया गया डिटेक्ट। जी हाँ, ताइवान और चीन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर ताइवान ने अपनी सीमा के आसपास 12 चीनी सैन्य विमानों को और 8 नौसैनिक जहाजों को डिटेक्ट किया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले को लेकर एक्स पर बयान शेयर किया है। रक्षा मंत्रालय ने लिखा कि 12 चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी विमानों में से 7 ने ताइवान के ADIZ एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंटर किया है। इसके बाद ताइवान ने PLA गतिविधि पर नजर रखने के लिए विमान और नौसैनिक जहाज भेजे। बता दें कि जून से अब तक ताइवान ने 152 बार चीनी सैन्य विमानों और 125 बार नौसैनिक या तट रक्षक जहाजों को डिटेक्ट किया है। वहीं सितंबर 2020 से चीन ने ताइवान के क्षेत्र के पास संचालित होने वाले सैन्य विमानों और नौसैनिक जहाजों की संख्या में बढ़ोतरी करके ग्रे जोन रणनीति का इस्तेमाल तेज कर दिया है। साथ ही साथ बता दें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान की नई प्रतिबद्धता से बढ़ सकती है चीन की टेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फूमियो किशिदा ने बनाई है रणनीति। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली में G7 समिति के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। इस दौरान भारत और जापान ने मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति व समृद्धि के लिए अपनी नई प्रतिबद्धताएं तय की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत तथा जापान के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण है। बता दें कि मोदी और किशिदा दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की नई रणनीति चीन की चिंता का कारण बन सकती है। साथ ही साथ बता दें, जगन मोहन रेड्डी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई वीडियो आया सामने। दरअसल आंध्र प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। तेलुगु देशम पार्टी का प्रमुख चंद्रबाबू नायडू राज्य के सीएम बने हैं। इस बीच शपथ लेने के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नई सरकार के आते ही जगन मोहन रेड्डी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। मामला लोटस पॉन्ड इलाके का है। यहाँ जगन मोहन रेड्डी के आवास के सामने उनकी सुरक्षा के लिए सड़क पर अतिक्रमण बनाया गया था। इस कारण जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में हैदराबाद नगर निगम ने अतिक्रमण करके कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही साथ बता दें, बिहार के सीएम पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा पीएम मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार किया। दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। जन सुराज अभियान चला रहे किशोर शुक्रवार को भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नीतीश कुमार की आलोचना क्यों कर रहा हूं, जबकि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। उस समय वे अलग व्यक्ति थे, उनकी अंतरात्मा को बेचा नहीं गया था। प्रशांत किशोर ने 2015 में जेडीयू अध्यक्ष के चुनाव अभियान का प्रबंधन किया था और 2 साल बाद औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह दिल्ली में एनडीए की बैठक का हवाला देते हुए
आरोप लगाया कि किसी राज्य का नेता उसके लोगों का गौरव होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छूकर बिहार को शर्मसार कर दिया। नीतीश कुमार की जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती और भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी बनकर उभरी, जो अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही। इस पर दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे प्रशांत किशोर को, जो नीतीश कुमार के पैर छूने से बिहार को शर्मसार जैसी बातें कह रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि पैर छूना आपके संस्कार को दर्शाता है, ना कि आपके पैर छूने से किसी की इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, जवाब देना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। जय हिंद।